गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था गाउस नियम और हमने आपको ये बताया था कि गाउस नियम द्वारा हम किसी भी प्रकार के आवेश वितरण द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। और उसका आपका जो गाउस प्रमेय थी वो क्या थी? बंद पृष्ठ पर समाकलन E डॉट डी ए। यहाँ पर क्या है? सरफेस इंटीग्रल है, एक पृष्ठ पर बंद पृष्ठ पर समाकलन है। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। यहाँ का क्या है? उस पृष्ठ द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स वो किसके बराबर होगा? उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर। तो ये जो गाउस प्रमेय है इसका आज हम एप्लीकेशन या अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक क्या रहने वाला है? गाउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। अब इसका जो पहला एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में वो क्या है? गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार, सीधा आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? अनंत रेखीय आवेश। तो देखो माना यह आपका अनंत लंबाई का एक आवेशित तार, ठीक, ये एक्स वाई कोई अनंत लंबाई का तात्पर्य है कि जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं होता है तो उस तार को अनंत लंबाई का तार मान सकते हैं। तो एक सीधा आवेशित चालक तार है और इस पर आपका आवेश समान रूप से वितरित है। कैसा आवेश वितरण हो गया? ये रेखीय आवेश वितरण। क्या आपका एक रेखीय आवेश वितरण। अब देखिए हमें जब गाउस की प्रमेय लगानी है तो सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र है E, इसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि डीए वेक्टर की डायरेक्शन तुम्हें पता है कि जो भी हम गाउसियन सरफेस बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर ले लेंगे, लेकिन E वेक्टर कहाँ होगा इसकी डायरेक्शन पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अनंत रेखीय आवेश है या सीधा आवेशी चालक तार अनंत लंबाई का, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी कि माना हम ये जो तार है इससे परपेंडिकुलर, माना ये कोई O पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हम क्या निकालना चाहेंगे? विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम से। इसलिए पहला हमारा काम ये हो गया कि इस बिंदु P पर इस तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस दिशा में होगी। तो हमने जो पॉइंट O लिया है इसके सिमेट्रिकल ऊपर और नीचे, एक यहाँ और इतनी डिस्टेंस पर एक नीचे। हम एक बिंदु पर और बी बिंदु पर दो अल्पांश ले लेते हैं और इस अल्पांश पर ये डी लंबाई के अल्पांश से छोटे छोटे और ये अल्पांशों का आवेश की वैल्यू कितनी है? डी क्यू। इस पर भी अभी क्या होगी? डी क्यू। ये छोटे छोटे हमने अल्पांश ले लिए। अब इस अल्पांश पर जो आवेश है वो क्या है? बिंदु आवेश। और हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उस प्रेक्षण बिंदु को बिंदु आवेश से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। पॉजिटिव चार्ज है तो आवेश से दूर की ओर और नेगेटिव चार्ज है तो आवेश से पास की ओर। तो बोलो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऐसे जाएगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे आएगा। ये दोनों वाली मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया डी और ये भी क्या हो गया? डी, क्योंकि अल्पांश के कारण है। इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें ये तो देखो यदि ये एंगल अल्फा है तो सिमेट्री से ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। ये आपकी शीर्ष अभिमुख कोण हो गए, ये भी क्या हो गए? अल्फा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो डी वेक्टर है इसके हम घटक ले तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? डी ई कॉस अल्फा और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? डी ई साइन अल्फा। इधर जो कंपोनेंट क्या आएगा इसका? डी ई कॉस अल्फा। इधर कंपोनेंट क्या आएगा बोलो? डी ई और साइन अल्फा। यदि डिफरेंस दिखाना चाहो तो इसको आप डैश लिख सकते हो, यहाँ डैश लगा दो, यहाँ डैश लगा दो, ठीक। ये आपके परिमाण होंगे और आपका
DE वेक्टर का परिमाण किसके बराबर होगा? DE डैश के परिमाण के बराबर। तो ये आपके ये जो कंपोनेंट है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो परिणाम विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तार के लंबवत OP दिशा में होगा। तो सबसे पहले तो हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। इसमें क्या लिखेंगे कि माना XY अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशी चालक तार या रेखीय आवेश है जिस पर आवेश घनत्व कितना है? लैम्बडा। इस तार के कारण तार से लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु O के सममित A और B बिंदुओं पर अल्पांशों की कल्पना करते हैं जिन पर आवेश क्या है? dq। इन आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE और DE डैश हो तथा इन्हें घटकों में वियोजित करें तो इनके ऊर्ध्व घटक DE sin अल्फा व DE डैश sin अल्फा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे ये दो, एवं क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इस प्रकार इस संपूर्ण तार को अल्पांशों से मिलकर बना माने तो इस रेखीय आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत OP दिशा में होगा। और यदि आपको परीक्षा में कम टाइम मिल रहा है तो ये आप डायग्राम बना के सीधा लिख सकते हो कि उपरोक्त चित्र के अनुसार रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत OP दिशा में होगा। ये पूरी रामायण लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। तो बताओ विद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ हुई? इस तार के लंबवत आपके OP दिशा में, इस दिशा में होगी। तो इस डायरेक्शन का हम उपयोग करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होने के बाद हमारा जो मेन काम है वो क्या है? गाउस नियम से इस रेखीय आवेश के कारण क्या निकालना? विद्युत क्षेत्र। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? गाउसियन सरफेस या गाउसियन पृष्ठ। हमने पढ़ा था कि रेखीय आवेश के लिए गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ये आपका अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेशित चालक तार है, सीधा आवेशित चालक तार है और इस पर आपका आवेश एक समान रूप से वितरित है। और इस पर रेखीय आवेश कितना है? इस पर लैम्बडा है। हम क्या करेंगे? इस रेखीय आवेश को बेलन की अक्ष मानते हुए हम r त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो क्या बना लिया हमने? बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। या हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ खींच लिया, ठीक। और जिसकी लंबाई कितनी ली हमने? L लंबाई और त्रिज्या ली हमने इसकी R। L लंबाई व R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और जिस पर हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, मैंने कहा था कि जो P बिंदु है उसको हम कहाँ लेंगे? इस पृष्ठ के सरफेस पर लेंगे, पहले बताया था। और ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R। या आपका कोई बिंदु O ले लें, ठीक। तो इसमें लिखेंगे कि गाउस नियम से अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए रेखीय आवेश को, ये रेखीय आवेश मानी सीधा आवेशी चालक तार बोलते हैं। रेखीय आवेश को बेलन की अक्ष मानते हुए L लंबाई व R त्रिज्या के बेलनाकार सिलेंड्रिकल
बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जिसके वक्र पृष्ठ पर प्रेक्षण बिंदु मतलब जहां पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, प्रेक्षण बिंदु P स्थित, यह आपका प्रेक्षण बिंदु P स्थित है। ठीक, अतः गाउस प्रमेय या गाउस नियम से इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बंद पृष्ठ पर समाकलन S सरफेस क्या हो गया? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको गाउस नियम के अनुप्रयोग में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें सब में ये लिखना है, तो ये तो हमें याद रखना ही है, गाउस नियम। ठीक, अब देखो इसको हम और सॉल्व करें तो लिख सकते हैं F E dA cos थीटा, और थीटा किसके बीच एंगल है? E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच, इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बच्चों, अपनी डेरिवेशन क्या गया था? बंद पृष्ठ पर समाकलन E dA cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपका ये बंद पृष्ठ पर समाकलन। अब जो आपका ये बंद पृष्ठ है वो तीन पृष्ठों से मिलके बना है। देखिए, ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ इसको मैं ले लूं S1, नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ इसको ले लूं S2, और जो बेलन का वक्र पृष्ठ है इसको क्या ले लूं S3। और तीनों पे हमें क्या लेना है? अल्पांश क्षेत्रफल। तो प्रेक्षण बिंदु पर हमने dA लिया, और यहाँ पर भी हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया dA, और एक यहाँ पर भी हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया dA। और dA वेक्टर की दिशा आपको पता है, हमने पढ़ाया था सदिश क्षेत्रफल। क्या होगी सदिश क्षेत्रफल दिशा? तल के लंबवत। तो बताओ इसकी दिशा क्या होगी? इस डायरेक्शन में dA वेक्टर। इसी दिशा क्या होगी? इस डायरेक्शन में क्या होगी? dA वेक्टर। इसकी दिशा क्या होगी? इस डायरेक्शन में dA वेक्टर, इस दिशा में होगी। और विद्युत क्षेत्र भी हमने निकाला था, कहा था तार के लंबवत OP दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा? इस दिशा में। तार के लंबवत कहाँ आएगा? इस दिशा में। और तार के लंबवत कहाँ आएगा? इस दिशा में। तो हमने तीनों ही पृष्ठों पर अल्पांश सदिश क्षेत्रफल की और विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शानी है, ये दर्शा दिया। तो बताओ ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो इसलिए आपका जो समाकलन है इस पृष्ठ को हम खोल देते हैं। ये जो आपका बंद पृष्ठ है वो तीन पृष्ठों से मिलकर बना है, S1 S2 S3। तो इसको लिख सकते हैं आगे, खोल दे पृष्ठ को, S1 E dA cos थीटा प्लस S2 नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ E dA cos थीटा प्लस S3 बेलन का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस। ये क्या हो गया? E dA cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा Q। सिग्मा Q क्या है? गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो बोलो इकाई लंबाई पे कितना आवेश है? लैम्बडा। और बेलन की लंबाई कितनी है? L। तो कितना लंबा तार अंदर आएगा? L लंबाई का। तो इकाई लंबाई पर आवेश लैम्बडा, तो L लंबाई पर आवेश लैम्बडा L। तो ये की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि पृष्ठ S1 के लिए जो सरफेस S1 है उसके लिए थीटा कितना है? थीटा है 90 डिग्री। ये देखो, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। पृष्ठ S2 के लिए
थीटा अगेन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, ये वैल्यू 0। और पृष्ठ S3 है जो आपका वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस है, उसके लिए थीटा कितना है? पृष्ठ S3 के लिए क्या है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें इस इंटीग्रेशन में, तो ये वैल्यू क्या होगी? 0, ये वैल्यू क्या होगी? 0, ये वैल्यू क्या होगी? S3 और E dA, इसकी वैल्यू होगी 1 इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए हमारा डेरिवेशन यहां तक आ गया था। आपका कर्व सरफेस S3 पर क्या आ गया था? E dA इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो आपका कर्व सरफेस है, ये पूरा जो वक्र सरफेस है, उस पूरे की सब जगह दूरी कितनी होगी? R। तो अतः विद्युत क्षेत्र क्या होगा? समान। तो लिखेंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठ पर E नियत होगा, E नियत होगा या नियत होगी। देखिए आपका E है जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण, दिशा इसमें है नहीं, और परिमाण दूरी समान है। इस तार से चारों तरफ का वक्र पृष्ठ समान दूरी पर है, तो E क्या होगा? नियत या कांस्टेंट होगा। तो इस समाकलन से कहा जाएगा बाहर ये हो गया S3 dA इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। और dA क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो हमने 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h। देखो इस पृष्ठ को यदि खोल दें तो ये जो परिधि है वो तो क्या बन जाएगा? h की लंबाई और ये होगी चौड़ाई। तो 2 पाई r और गुणा में h की जगह कितना है? l। तो ये हो जाएगा E और बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई r l इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और L से L कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, इसको हम इधर ले तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन r। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? k। तो 2k लैम्डा अपॉन r। E वेक्टर और डायरेक्शन क्या होगी? r वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर लगाएं तो r कैप भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका? अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? E वेक्टर इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r कैप। ये आपका अनंत रेखीय, सीधे अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि ये एक्स्ट्रा चीज है जो हम डेरिवेशन के साथ लिखते हैं, छोटे क्वेश्चनों में काम आती है। नंबर फर्स्ट, E प्रोपोर्शनल लैम्डा, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के समानुपाती होगा। अर्थात यदि हम ग्राफ खींचें किस किस के बीच, ये तो ले ले हम विद्युत क्षेत्र E और यह ले ले रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, तो ग्राफ क्या आएगा? एक सीधी रेखा आएगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल लैम्डा। और लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यदि पूछे कि जब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 1 है तो विद्युत क्षेत्र है E1, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 2 होने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो E2 को इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। सेकंड देखो, यदि लैम्डा भी कांस्टेंट हो तो किस पर डिपेंड? R पर डिपेंड, कि विद्युत क्षेत्र का मान तार से प्रेक्षण बिंदु की दूरी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ इस तरह आएगा। ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र E और ये क्या हो गया? R। तो ग्राफ क्या होगा? देखो
यहाँ पर आपका आर कितने है 0, तो ये कितना होगा अनंत। तो ध्यान रखना ग्राफ इधर भी नहीं मिलेगा और इधर भी नहीं मिलेगा, तो इस तरह ग्राफ आएगा। क्या बता रहा है E प्रोपोर्शनल 1/r। लेकिन ध्यान रखना है यदि आपका ग्राफ यदि वो यहाँ लिख दे 1/r और यहाँ लिख दे E, तो E 1/r के समानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती है, r के व्युत्क्रमानुपाती है और 1/r के समानुपाती है, तो ग्राफ आपकी सीधी रेखा आएगी। तो ध्यान रखना है कि ग्राफ किस में खिंचवा रहे हो, r में या 1/r में, ये भी ध्यान रखना है। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा E1/E2 r2/r1। तो ये आपके छोटे क्वेश्चंस के लिए ये एक्स्ट्रा चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। तो बताओ कि आपका क्या गया, गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश या आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस पर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए एक आसान सा फॉर्मूला बेस्ड सीधा आसान क्वेश्चन है। एक अपरिमित विस्तार की इनफाइनाइट लेंथ के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व, ये क्या है लैम्बडा है। इस रेखीय आवेश से वायु में आर कितना दे रखा है, ये तो आर है और ये क्या है लैम्बडा। दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको लैम्बडा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आपका सॉल्यूशन क्या होगा 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर। ये हो गया 2 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो हटा दें और ऐसा ही सिस्टम में बदलें कूलाम पर मीटर, ये हो गया लैम्बडा। और r कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁻² मीटर इक्वल टू 0.2 मीटर, ये लिख सकते हैं। आपका क्या हो गया विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 2k λ/r। तो 2k की वैल्यू 9 × 10⁹, लैम्बडा की वैल्यू 2 × 10⁻⁶ और r की वैल्यू 0.2। अब देखो ये पावर क्या है, इसको लिख सकते हैं डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 9 × 10⁹ × 2 × 10⁻⁻⁶ और अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 और ऊपर जाके एक 10 और मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, तो बताओ एक पावर ये होगी 9 और 1 10 पावर पॉजिटिव 6 माइनस, तो कितनी पावर बच गई 10 की पावर बच गई आपकी 4 और 2 से 2 कैंसिल, 9 2 जा 18, क्या हो गया वोल्ट मीटर। और इसको डेसिमल साइंटिफिक मेथड में लिखें तो 1.8 × 10⁵ वोल्ट मीटर। ये आपका क्या गया वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर, आपका क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर तक जा रहा था, रेडियस कितनी है 0.1 मीटर, त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व अर्थात लैम्बडा क्या दे रखे हमें 10⁻⁻⁶ कूलाम पर मीटर है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। अब देखिए हमें 11th क्लास में लौटना पड़ेगा कि कोई जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो ये तब ही पॉसिबल है जब उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करे। तो इलेक्ट्रॉन पर जो अभिकेंद्रीय बल होगा जो सेंटर की ओर लगेगा वो कौन लगाएगा, ये आपका रेखीय आवेश कण जो विद्युत क्षेत्र है वो लगाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है वो कितना होगा, F = फॉर्मूला पड़ा है QE या F इलेक्ट्रॉन का आवेश E और E की वैल्यू रेखीय आवेश कण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा 2k λ/r। ये क्या हो गया अभिकेंद्रीय बल। परंतु
अभी केंद्रीय बल क्या होता है? वो होता है mv²/r। अतः लिख सकते हैं, अतः mv²/r इक्वल टू क्या हो गया? 2k λe/r के। ठीक, ये आपका क्या हो गया? अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? mv²/r। ये तो हो गया आपका अभिकेंद्रीय बल। और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो केंद्रीय बल है वो F इक्वल टू क्या होगा? QE। Q की जगह E और E की जगह कहता है 2k λ/r। ये आपका फॉर्मूला गया। तो R से आपका R कैंसिल, तो v² इक्वल टू क्या हो गया? 2k λe अपॉन ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा? या v इक्वल टू अंडर रूट बोलो 2k λe अपॉन me। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले पुट करो तो इलेक्ट्रॉन का वेग v इक्वल टू √2, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, लैम्बडा की वैल्यू अभी हमने नोट किया था कितना था? 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और आपका इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 क्या दे रखा है? 9.0 है, वैसे 9.1 होता है लेकिन दे रखा है वो वैल्यू लिखेंगे इंटू 10⁻31, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो देखो बच्चों 9 से 9 कैंसिल, और आपका पावर देखो आप इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये इसको ले लें 16, और इस पावर को हम हटाएं तो ये हो जाएगा आपकी 20, ये हो जाएगा 10 की पावर, देखो इंटू 10 की पावर आपका ये देखो 19 और एक 20, और ये हो गया 26 और 9 35। तो 10 की 26 तो माइनस की, तो आपकी 10 की पावर कितनी होगी? 19 और एक 20 और 6 26 तो माइनस की, और प्लस की कितनी? 31। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस, और 9 ये, तो 10 की पावर कितनी होगी आपकी? 40 ये हो जाएगी। अब बोलोगे क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा? 16 का वर्गमूल 4, ये हो गया √2, और पावर कितनी? 40 में से 26 की तो कितनी बची? बोलो 14, और 14 का वर्गमूल है तो कितनी हो जाएगी? 10 की पावर प्लस की 7, ये हो गया 4, √2 इक्वल 1.414 इंटू 10 की पावर 7, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 16, 1, 4 4 और 1 5, और 4 4 16 6 हासिल 1, 4 4 1 5, और गुणा में 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड। ये आपने क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई। देखिए ये कह रहा है अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा आपको निकालना है, और ये आपका क्या दे रखा है? E, और ये क्या दे रखा है आपका? R। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? R इक्वल दे रखा है 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और क्या पूछ रहा है? लैम्बडा। तो E इक्वल टू क्या होता है? 2k λ/r। तो हमें लैम्बडा है तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू r अपॉन 2k। तो E की वैल्यू कितनी देर की है? 9 इंटू 10 की पावर 4, R कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2, और K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। देखिए ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो 9 और 2 11, तो माइनस के तो 11 और प्लस के 7, तो क्या होगी? प्लस का -7 क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ गया। इस तरह से अब और भी क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में,
इनको सॉल्व करें। तो इस तरह से आपका हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।